कल हमने पढ़ा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेक्शन 13 हमने पढ़ा। सेक्शन 13 हमें क्या ग्राउंड्स देता है, ये हमारा डिफाइन हुआ है सेक्शन 13A में, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, यानी क्या आधार होंगे डिवोर्स के लिए, क्या आधार होंगे डिवोर्स के लिए। तो जो हमारा सबसे पहला ग्राउंड है वो है एडल्ट्री बोथ हस्बैंड और वाइफ। एडल्ट्री का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ कोई भी एक किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, फिजिकल रिलेशनशिप में है, तो ये एडल्ट्री का एक मजबूत आधार माना जाता है और इस आधार पर आपको डिवोर्स मिल सकता है। कोई भी एक पार्टनर सूट फाइल कर सकता है और इस आधार पर डिवोर्स की मांग कर सकता है। सेकेंड वन है हमारा क्रूलिटी। क्रूलिटी क्या होती है? 1976 के अमेंडमेंट से पहले क्रूलिटी को आधार नहीं माना जाता था, परंतु अब इस अमेंडमेंट के बाद ये आधार माना गया है क्रूलिटी। जब हम अपने शब्दों के द्वारा या फिर हाव भाव के द्वारा या फिर अपने फिजिकली हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि सामने वाले को भय हो जाए, सामने वाला उसको चोट लग जाए आपके पार्टनर को, तो ये सब क्रूलिटी में आता है और ये एक मजबूत आधार होता है। जब आप एब्यूजिंग करते हैं या तो फिर आप किसी को शब्दों के द्वारा डराने की कोशिश करते हैं, क्रूलिटी ऑल्सो अ मजबूत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। थर्ड वन है हमारा डेजर्शन। डेजर्शन होता है जब आप किसी चीज का परित्याग कर देते हैं, जिस मोटिव के लिए आपका विवाह हुआ, हस्बैंड और वाइफ आप दोनों में से कोई एक उन संबंधों का परित्याग कर देता है, तो ये डेजर्शन कहलाता है। फोर्थ वन है हमारा कन्वर्जन। हस्बैंड और वाइफ कोई भी एक जब धर्म परिवर्तन कर लेता है, हिंदू धर्म में रहते हुए कोई दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई एक डिवोर्स की मांग कर सकता है कि मैं उस धर्म में नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती। मेंटल डिसऑर्डर बहुत ही मजबूत आधार है डिवोर्स का, तलाक का, विवाह विच्छेद का। मेंटल डिसऑर्डर हमारा ये कहता है कि आप असामान्य व्यवहार करते हैं, कभी आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कभी आप एब्यूजिंग शुरू कर देते हैं, कभी आप चीज़ों को समझते नहीं हैं, कभी आप गुमसुम बैठ जाते हैं या फिर खुद ब खुद बोलने लग जाते हैं। तो ये हमारा मेंटल हेल्थ को दर्शाता है और मेंटल हेल्थ इस तरह के व्यवहार का इंसान के बारे में ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति सही नहीं है, बीमार है, इसको इलाज की जरूरत है और इस आधार पर कोई भी एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से डिवोर्स की मांग कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, उसके लिए सूट फाइल कर सकता है। ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। 6 वन है हमारा लेप्रोसी। लेप्रोसी होता है कुष्ठ रोग जिसे हम कहते हैं, जिसे एलर्जी एक्जिमा के नाम से भी जानते हैं, या फिर कुछ और भी हो सकता है जिसमें आपकी जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स के आगे के पार्ट गलने शुरू हो जाते हैं, लेप्रोसी उसको भी कहा जाता है। तो लेप्रोसी अगर शादी से पहले है या विवाह के वक्त था तो भी इस आधार पर दूसरा जो पार्टनर है हमारा डिवोर्स की मांग कर सकता है। और यदि विवाह के समय इसको छिपाकर विवाह किया गया है तब भी दूसरा पार्टनर डिवोर्स की मांग कर सकता है। 7th है हमारा रिनंसिएशन। रिनंसिएशन होता है संन्यास लेना या त्याग देना। यदि कोई व्यक्ति पहले हमारा क्या था 1955 का जो मैरिज एक्ट बना उसमें यह था कि 7 साल तक वेट करना होता था, अगर किसी ने संन्यास ले लिया वापस नहीं आता है तो दूसरा पार्टनर हमारा डिमांड करता था डिवोर्स की। परंतु अब 1976 के अमेंडमेंट के बाद ये हो गया है 2 ईयर का टाइम, 2 साल का, 2 साल तक वापस नहीं आता है तो फिर ये डिवोर्स की डिमांड कर सकता है। 8 वन मिसिंग पर्सन, जब गायब हो जाता है, कोई गुमशुदा हो जाता है, सेम है इसमें भी वही कंडीशन लागू होती है कि 7 साल तक कोई व्यक्ति नहीं आता तो उसको डेड मान लिया जाता है। लेकिन अब इसको 2 साल में ही 1976 के बाद इसको 2 साल में ही मान लिया गया है कि 2 साल तक कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है तो हम उसको डेड मान लेते हैं और दूसरा पार्टनर डिवोर्स की डिमांड कर सकता है। 9th एंड लास्ट है हमारा वेनेरियल डिसीज, और ये हमारे कहलाते हैं जो जेंडर बेस्ड डिजीज होती हैं या इनको सेक्सुअल डिसीज भी कह सकते हैं। तो ये डिसीज अगर किसी को है तो फिर दूसरा पार्टनर इस आधार पर डिवोर्स की मांग कर सकता है कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता या रहना नहीं चाहती। दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग अगर आपको चीज़ें जाननी हैं तो आप जुड़िए महालक्ष्मी ग्रुप के साथ। थैंक यू।